वेलकम अगेन। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं एक बात बता दूं कि मेरा सेटअप और मेरी वीडियो क्वालिटी देख के जजमेंटल मत होना। अगर तुमको केमिस्ट्री की अच्छी नॉलेज चाहिए तो तुमको यहाँ बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। तुम मार्केट में किसी भी दुकान पे जाके देखाओ, कितनी भी महंगी से महंगी दुकान पे जाके देखाओ, ठीक, उसके बाद तुमको लौट के अगर अच्छी नॉलेज चाहिए तो तुमको यहीं पे आना पड़ेगा। हमारी बात समझ में? आज हम सीखने वाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम एक अमेजिंग फिनोमिना एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तुम लोग को। उस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए पहले सनलाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कहा जाता है सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, BIBGYOR, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक, अगर हम लेफ्ट से राइट आते हैं तो सबको पता है कि एनर्जी क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज करेगी। अगर एनर्जी डिक्रीज करेगी तो वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ इंक्रीज करता है, वेवलेंथ इंक्रीज करता है। आई बात समझ में? इसका मतलब हुआ जो रेड का वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अगर हम रेड से और लेफ्ट की तरफ आएंगे, राइट की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ आएंगे राइट की तरफ, तो वेवलेंथ लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक, ये जो रेड कलर होता है इसका वेवलेंथ क्या होता है, इसका वेवलेंथ होगा 680 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर। आ रही बात समझ में? ठीक है। अगर हम और थोड़ा सा राइट आएंगे तो जो कलर आएगा वो होगा डीप रेड कलर, डीप रेड कलर, ठीक है। थोड़ा सा इधर आने पे, और इसका जो वेवलेंथ होगा वो होगा 700 नैनोमीटर। ठीक, अगर हम इधर की तरफ जाएं, लेफ्ट की तरफ, तो आएगा ब्लू कलर, और जो ब्लू कलर का वेवलेंथ होता है, उधर को जाएंगे तो वेवलेंथ घटेगा, इधर को जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा। इसका जो वेवलेंथ होता है वो 450 नैनोमीटर होता है। हम इन कलर्स के बारे में क्यों बता रहे हैं? हम इन कलर्स के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि जब फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो यही 3 कलर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ अगर हम किसी भी प्लांट को पूरी सनलाइट देने के बजाय यही 3 कलर प्रोवाइड कराएं, तब भी वो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, जैसे कि वो सनलाइट में ग्रो करता है। क्योंकि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए हमको पूरा ये कलर का स्पेक्ट्रम नहीं चाहिए होता है, सिर्फ यही 3 लाइट प्राइमरी होती हैं। आई बात समझ में? अगर हम प्लांट्स को अंधेरे में भी रखें और हम इन 3 कलर्स की लाइट लगा दें, ठीक है, तब भी प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है। अब अगर इन तीनों कलर्स में प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे तो इन तीनों प्लांट्स को कहा जाता है ग्रो लाइट, ग्रो लाइट, ठीक है। रेड, डीप रेड और ब्लू कलर को, इनको ग्रो लाइट कहा जाता है। और मार्केट में ये लाइट्स मिलती हैं, ठीक है। मार्केट में इनको ग्रो लाइट के नाम से बेचा जाता है। ठीक, कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं? इनका इस्तेमाल करा जाता है इंडोर फार्मिंग में, इंडोर फार्मिंग में, ठीक है। हम क्यों बता रहे हैं अभी से ये सब एक्सप्लेन करते हैं। इंडोर फार्मिंग में ग्रो लाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अब देखो, सनलाइट जो होती है वो 10 से 12 घंटे होती है। हम इन लाइट्स को कितनी भी देर तक ऑन करके रख सकते हैं। इसलिए इंडोर फार्मिंग में जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इन लाइट्स को हम कितनी भी देर ऑन करके रख सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम बहुत लंबे टाइम तक ऑन करके रखते हैं, इससे भी प्लांट्स की हेल्थ पे फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स जो होंगे इंडोर फार्मिंग में वो उससे बेटर ग्रो करते हैं। हम देखते हैं इन तीनों लाइट्स का रोल क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लू लाइट। बायो बैकग्राउंड के बच्चों को थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। इसका जो वेवलेंथ होता है वो 450 नैनोमीटर होता है, ठीक। ब्लू लाइट क्या करती है? ये लीव्स की स्टोमेटा को ओपन करने का काम करती है, पत्तियों की स्टोमेटा ओपन करने का काम करती है। मतलब ब्लू लाइट सिग्नल भेजेगी और इससे स्टोमेटा ओपन होगा। अगर स्टोमेटा ओपन होगा तो प्लांट्स क्या करेंगे? CO2 एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक। प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करेंगे, ये ब्लू लाइट का काम होता है।
ठीक है। अब रेड लाइट का काम क्या होगा, इसकी वेवलेंथ होगी 680 नैनोमीटर। रेड लाइट का काम होता है वो मैग्नीज क्लस्टर को एक्टिवेट करता है। क्यों समझा रहे हैं, अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम मैग्नीज एलिमेंट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक, अगर मैग्नीज एलिमेंट पढ़ा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्लेन करना। कह सकते हैं ये जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट का, ये साइंस का सबसे इंटेलिजेंट मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से पृथ्वी पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। आई बात समझ में। ये जो मैग्नीज क्लस्टर है, रेड लाइट उसको एक्टिवेट करती है। आई बात समझ में। इससे क्या होगा, मैग्नीज क्लस्टर जब एक्टिवेट होगा तभी ऑक्सीजन रिलीज होती है, और ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो दुनिया में ऑक्सीजन खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एफिशिएंट जो तरीका है वो फोटोसिंथेसिस है, जिसकी वजह से पृथ्वी पे ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है। ठीक, अगर हम 700 नैनोमीटर वाली लाइट की बात करें या फिर डीप रेड की बात करें, ठीक, बेसिक ये समझ सकते हैं, ये सारे फिनोमेना होने के लिए ये जो डीप रेड कलर की लाइट है ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है। एनर्जी प्रोडक्शन, आई बस में, इसलिए इनको ग्रो लाइट्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये मैग्नीज क्लस्टर एक्टिवेट कैसे होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। ठीक, बायो बैकग्राउंड के जो बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें दो फोटो सिस्टम होते हैं। एक होता है फोटो सिस्टम 1, और दूसरा होता है फोटो सिस्टम 2। इनको PS1 कहा जाता है और इनको PS2 कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के फोटो सिस्टम 1 में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है P700। P फॉर होता है पिगमेंट। ठीक है, इसको एक्टिवेट करने का काम वो 700 नैनोमीटर की डीप रेड लाइट ही करती है। इसी वेवलेंथ के बेसिस पे इसका नाम P700 रखा गया है, डीप रेड। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 में एक पिगमेंट होता है, उसका नाम होता है P680, पिगमेंट 680। इसको एक्टिवेट करने का काम वो 700 नैनोमीटर का 680 नैनोमीटर का रेड कलर करता है। तो ये वाला पिगमेंट कौन एक्टिवेट करेगा, रेड कलर। ये वाला पिगमेंट कौन एक्टिवेट करेगा, डीप रेड कलर। ठीक, आई बात समझ में। होगा क्या, जब रेड कलर की लाइट इस पे पड़ती है तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और क्या बनाएगा, P680 प्लस। ठीक ना। अब क्या होगा, अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन जो पहुंचाने का काम करता है टायरोसिन जेड। आई बात समझ में। अब टायरोसिन जेड इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा मैग्नीज का क्लस्टर। ठीक है, अगर मैग्नीज का क्लस्टर इलेक्ट्रॉन देगा इसका मतलब हुआ कि मैग्नीज अपने 3+ से मैग्नीज अपने 4+ में जाएगा। ठीक है, 3+ से 4+ में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वो जाएगा टायरोसिन के पास, टायरोसिन इलेक्ट्रॉन देगा P680 को। ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन लेके P680 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, फिर से इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और ये बनेगा। आई बात समझ में, जब इस पे रेड कलर की लाइट पड़ेगी तो P680 प्लस बनेगा, फिर ये प्रोसेस लगातार ऐसे रिपीट होता रहता है। हमको जानना है यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तब क्या होता है, अब मैग्नीज को कौन इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ये हमको देखना है। ठीक है, जब मैग्नीज 3+ से मैग्नीज 4+ में चेंज होता है तो ये मैग्नीज के 4+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब ये चेंज कैसे होता है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो मैग्नीज का क्लस्टर होता है,
ये जो क्लस्टर होता है ये इस तरीके का होता है, MN4CaO5, MN4CaO5, इसी को कहा जाता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यही कॉम्प्लेक्स जो है ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, जिसकी वजह से दुनिया पे जीवन होता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो होता क्या है, पहले इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। एक होता है S0 स्टेज, एक होता है S1 स्टेज, एक होता है S2 स्टेज, एक होता है S3 स्टेज। ठीक, ये मैग्नीज क्लस्टर 4 स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज में क्या होता है, इसमें 4 जो मैग्नीज होते हैं उसमें से 3 +3 में होते हैं। ये सबसे एडवांस्ड डेटा दे रहे हैं, ठीक है ना। बुक्स में बहुत अलग अलग तरीके का डेटा मिलेगा। ये 3 Mn3+ के फॉर्म में होते हैं, एक Mn4+ के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक, ये किस में चेंज हो जाएगा, Mn4+ में, बाकी सारे सारे ऐसे ही रहेंगे। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये Mn3+ फिर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ये किस में चेंज हो जाता है, Mn4+ में। ये Mn4+, ये Mn4+, और ये Mn4+, ये Mn3+, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो सारे सारे Mn4+ में चेंज हो जाएंगे, मैग्नीज का 4+। ठीक, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। आई बात समझ में? अब ये मैग्नीज का 4+ क्या करेगा, अभी 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देगा। ठीक, किसको भेज देगा, ये टायरोसिन को भेज देगा, टायरोसिन P680+ को भेज देगा, वो फिर से प्रोसेस रिपीट होगी। ठीक, अब इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन भेज दिया, इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेता है वाटर से, Mn4+ और H2O। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है Mn4+ और वाटर की। बता चुके हैं कल वाले लेक्चर में, अगर तुम लोग को याद हो तुम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये Mn4+ क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। मतलब इसका क्या होगा, इसका होगा ऑक्सीडेशन। और अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे 2- है, ऑक्सीजन पे अगर 2- है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ध्यान देना, 2 वाटर, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन पे 2- है। ठीक, तो होगा क्या, ये जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये बन जाएगा O में, ये रिलीज करेगा तो ये O में चेंज हो जाएगा। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, O2 बनाते हैं। आई बात समझ में? 2 रिलीज, तो ये रिलीज किया, 2 ये रिलीज किया, तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, वही 4 इलेक्ट्रॉन मैग्नीज को फिर से मिल जाएगा, और जो मैग्नीज का 4+ स्टेट था वो फिर से किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा S0 में। आई बात समझ में? तो मैग्नीज के जो चारों मैग्नीज के 4+ थे वो फिर से S0 में चले जाते हैं। ठीक ना, S फॉर्म होता है, वो जो S1 S2 S3 S0 बताए थे, S का 3 मतलब होता है। S फॉर होता है स्टेट, S फॉर सक्सेसिव भी हो सकता है, और ये S फॉर स्टोरेज भी हो सकता है। ठीक है, तीनों मतलब उसका माना जाता है, स्टेट, सक्सेसिव और स्टोरेज। ठीक, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन मिला वो मैग्नीज ले लिए। ठीक है, H+ कितना मिलेगा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 4 H+ मिलेगा। यही जो ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन हमको सांस लेने में हेल्प करती है। आई बात समझ में? ये पूरा पूरा मैग्नीज का मैकेनिज्म है। अगर मैग्नीज ना होता पृथ्वी पे, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन भी ना रिलीज होती। ठीक है, इसलिए मैग्नीज इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब हम आते हैं अपने रिमेनिंग टॉपिक पे जो कल नहीं पढ़ा पाए थे, और वो है मैग्नीज का +7, Mn का +7। ठीक है, Mn का +7 का जो सबसे फेमस कंपाउंड है वो है KMnO4। ठीक है, आई बात समझ में? इसको कहा जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। आई बात समझ में?
ठीक, अगर हम यहाँ से पोटेशियम हटा दें तो ये ज्यादातर इसी फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है, MnO4 माइनस के फॉर्म में लिखेंगे और इसको कहा जाता है परमैंगनेट आयन। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको कहा जाता है परमैंगनेट आयन। आई बात समझ में? ठीक, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, आर्गन जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सारे सारे निकल चुके हैं, तो ये होगा 4s0 3d0, ठीक है ना। 4s में इलेक्ट्रॉन है ना 3d में इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में? अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये जो कलर होता है इसका डीप पर्पल होता है, डीप पर्पल, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि इसमें ये जो डीप पर्पल कलर है ये अराइज कैसे होता है? ये अराइज होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर से, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अगर डी 0 होते हुए भी कलर अराइज हो रहा है तो दो ही रीजन हो सकता है, या तो LMCT होगा या तो MLCT होगा। MLCT अभी तक पढ़ा ही नहीं है, LMCT होगा। शॉर्ट में इसको कहते हैं LMCT। डायरेक्ट सवाल आता है इस पे कि MnO4 का कलर किस वजह से होता है? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। आई बात समझ? मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन इस 3d0 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, वो इलेक्ट्रॉन फिर क्या करता है? ट्रांजिशन, उस ट्रांजिशन की वजह से कलर अराइज होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है। अगर डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? वो इलेक्ट्रॉन रिलीज तो करेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं रिलीज करने के लिए। वो इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करेगा, ठीक। तो MnO4 क्या करेगा? ऑलवेज गेन्स इलेक्ट्रॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनका क्या होता है? उनका होता है रिडक्शन, ठीक है। या फिर हम ये लिखें, इनका क्या होगा? सेल्फ रिडक्शन, ठीक है। और जिनका सेल्फ रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ रही बात समझ में? ठीक है। और ये MnO4 जो होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो काफी हाई होता है, ठीक। E नॉट बराबर होगा +1.51 वोल्ट, 1+1.51 वोल्ट। तुम लोग को अगर याद हो तो इसके पहले हम बताए थे जो M का 3+ होता है इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लगभग MnO4 या फिर मैग्नेट आयन, परमैंगनेट आयन के बराबर ही होता है। E नॉट इसका होता है +1.50 वोल्ट M3+ का। मतलब ये क्या होगा? इसका रिडक्शन होगा। अगर इसका रिडक्शन होगा तो M2+ में जाना प्रेफर करेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। M4+ में जाने के कंपेरिजन में ये M2+ जाना या M2+ बनाना ज्यादा प्रेफर करेगा, ठीक। प्लस का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है, क्योंकि लॉस तो कर नहीं सकता, लॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास। आ रही बात समझ में? अगर हम इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? क्या इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? इसका नेचर होगा डायमैग्नेटिक। D0 स्टेट है, डायमैग्नेटिक होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें जितनी भी बातें बताएंगे, ठीक, सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। एक ही चीज तुम लोग को नोट करना है इसमें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर। जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है SD3। SD3
आई बस में ये हाइब्रिडाइजेशन बस याद रखना है तुम लोग को। ठीक, अगर हम परमैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर देखें, परमैग्नेट आयन इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये होगा कुछ इस तरीके से, Mn, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, इस तरीके से ये। ठीक है, कुछ कुछ इसका टेट्राहेड्रल शेप दिख रहा है, ये शेप होता है टेट्राहेड्रल। आ रही बात समझ में? ये परमैग्नेट आयन है। सेम इसी तरीके से एक मैग्नेट आयन भी होता है। ठीक, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। सेम इसी तरीके से एक मैग्नेट आयन भी होता है, MANGANATE, मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन का शेप कैसे होगा, सबसे पहले बता देते हैं मैग्नेट आयन कैसे होता है। ये होता है Mn4, यहाँ पे 2 माइनस होगा। पर मैग्नेट में यहाँ पे 1 माइनस होता है, मैग्नेट आयन में यहाँ पे 2 माइनस होता है। ठीक है, अगर हम इसके कंपाउंड की बात करें तो ये होगा K2MnO4, होता है पोटेशियम मैग्नेट आयन, या फिर पोटेशियम मैग्नेट कंपाउंड है। ये मैग्नेट आयन है और ये पोटेशियम मैग्नेट कंपाउंड है। ठीक है, जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है KMnO4। ये दोनों नाम याद रखना। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर देखें तो होता है Mn, 4 ऑक्सीजन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन होंगे जिन पे माइनस चार्ज होगा, इस तरीके से। ठीक है, इसका भी जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल ही होता है। आई बात समझ में? इसका हाइब्रिडाइजेशन भी KMnO4 की तरह sd3 ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल है बट sp3 नहीं होगा, sd3 होगा। लोग गलती से sp3 लगा देते हैं, बट हमेशा ध्यान रखना KMnO4 और K2MnO4 दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sd3 ही होता है। आ रही बात समझ में? इसमें एक चीज और डिस्कस कर देते हैं, इसका जो कलर होता है, हाइब्रिडेशन होगा ये जो K2MnO4 है, इसका कलर होगा ग्रीन। ठीक है, K2MnO4 का कलर होता है ग्रीन और KMnO4 का कलर होता है डार्क पर्पल या फिर सिर्फ पर्पल। ठीक है ना? अब देखते हैं MnO4 का या फिर KMnO4 का न्यूट्रल वाटर में क्या बिहेवियर होगा। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। बिहेवियर ऑफ, या फिर यहाँ पे KMnO4 लिखें या MnO4 माइनस लिखें, सेम ही बात है। बिहेवियर ऑफ MnO4 इन न्यूट्रल वाटर। ठीक, ध्यान रखना, बुक्स में न्यूट्रल मीडियम या फिर स्लाइटली बेसिक मीडियम एक ही बात है। ठीक, ये बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहे हैं। ये जो न्यूट्रल मीडियम है या फिर स्लाइटली बेसिक मीडियम है, स्लाइटली बेसिक मीडियम एक ही बात है। स्लाइटली बेसिक मीडियम, ठीक है ना? क्योंकि न्यूट्रल वाटर में या फिर स्लाइटली बेसिक मीडियम में, दोनों केस में MnO4 माइनस का जो बिहेवियर होगा वो सेम ही होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब इसका बिहेवियर कैसा होता है, +7 है तो इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या होगा इसका बिहेवियर। ठीक है ना? ध्यान दो, अगर MnO4 माइनस है, ठीक, और ये +7 स्टेट में है, ठीक है, किसको में डाल दिए हम इसको वाटर में डाल दिए हैं, क्या करेगा ये बताओ? +7 में है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला इस सॉल्यूशन में कोई नहीं है वाटर के अलावा, और जो ये वाटर होता है बहुत वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आई बात समझ में? ठीक है, अगर ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा MnO4 को? नहीं देगा आसानी से इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, इस सॉल्यूशन में
इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई और होना चाहिए, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, ठीक है, जो आसानी से Mn के प्लस 7 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सके, ठीक है। अगर वाटर में थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी है, प्योर वाटर नहीं है, अगर इसमें डस्ट के पार्टिकल्स भी हैं, ये जो MnO4 होता है, MnO4 माइनस, ये इतना रिएक्टिव होता है कि डस्ट के पार्टिकल से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा फट से। आ रही बात समझ में, ठीक है। और क्या बनाएगा, रिडक्शन होगा इसका। अगर रिडक्शन होगा तो किस फॉर्म में जाएगा, +7 के जस्ट बाद इसको +4 मिलेगा और उसके बाद इसको +2 मिलेगा। ध्यान रखना, +7 के बाद जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +4 होता है, उसके बाद +2 होता है, ठीक है। ये कहां तक जाएगा, ध्यान रखना, न्यूट्रल या फिर स्लाइटली बेसिक मीडियम में ये +7 से +4 तक जाता है, +7 से +4 तक जाता है। ये सुपर इंपॉर्टेंट बात है। न्यूट्रल या फिर स्लाइटली बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस +7 से +4 तक जाता है। अगर ये +4 तक जाएगा, इसका मतलब हुआ ये बनाएगा Mn का 4+, और Mn का 4+ हम अच्छी तरीके से पढ़ा चुके हैं। ये इस फॉर्म में ना होके ये होता है MnO2 के फॉर्म में। आधी बात समझ में, ठीक है। तो MnO4 माइनस न्यूट्रल या फिर स्लाइटली बेसिक मीडियम में MnO2 बनाता है, ठीक। हम यहाँ पे रिएक्शन की फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग को रिएक्शन को परफॉर्म करना है। आ रही बात समझ में, ठीक। आगे देखो, तुम लोग को याद हो, अगर हम क्रोमियम पढ़ा रहे थे तो क्रोमियम अपने +6 में जब था तो उसमें एक बंदर का हाथ डाल दिए थे, ठीक है। वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में था तो हम उसमें हाथ डाल दिए थे। अगर मैं इसमें हाथ डाल के देखें तब क्या होगा, ठीक है। KMnO4 का वाटर के साथ सॉल्यूशन है, KMnO4 अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हम इसमें क्या डाल दे रहे हैं, एक बंदर की उंगली डाल दे रहे हैं, ठीक। ये मान लो बंदर की उंगली है, बी फॉर बंदर की उंगली, ठीक। होगा क्या, ये तुरंत किसमें कन्वर्ट होगा, ये इस उंगली से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, अभी बताए थे, ये उंगली से तीन इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब स्किन सेल्स से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन लेके बनाएगा क्या, ये बनाएगा MnO2, जो कि होता है डार्क ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का। तो जैसे हम उंगली डालेंगे तो हमारी उंगली पे डार्क ब्राउन कलर का ये जो पिगमेंट है या फिर MnO2 है वो जाके चिपक जाएगा। आरी बात समझ में, ठीक है। और उंगली क्या हो जाएगी, डार्क ब्राउन हो जाएगी, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर इसका बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो ये उंगली जल जाएगी हमारी, बर्न्स दिखने लगेंगे, ठीक है। स्किन सेल्स काफी ज्यादा डैमेज हो जाएगी। आ रही बात समझ में। अब अगर हमारी उंगली पे ये दाग लग गया, ठीक, तो इसको हटाएंगे कैसे, ये आसानी से हटेगा तो है नहीं, ठीक। Mn यहाँ पे किस स्टेट में है, Mn यहाँ पे +4 स्टेट में है। अगर हम इसको और इलेक्ट्रॉन दे दें तो आसानी से ये दाग हट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उंगली पे विटामिन सी लगा लेंगे या नींबू का रस लगा देंगे, तो उसको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वो आसानी से दाग हट जाएगा, ठीक है। एक बात समझे, इस तरीके से इसका क्या होता है, रिडक्शन, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन लिया, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो वाटर में डस्ट पार्टिकल होंगे तभी 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब मान लो वाटर में क्या है, बैक्टीरिया, KMnO4 प्लस वाटर प्लस क्या है, बैक्टीरिया। अब क्या होगा, KMnO4 इतना भूखा होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक। तो ये बैक्टीरिया से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बैक्टीरिया से भी 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, MnO2। अब अगर बैक्टीरिया से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो बैक्टीरिया के कौन से पार्ट से इलेक्ट्रॉन लेगा, बैक्टीरिया के सेल वॉल से, DNA से, ठीक, या फिर एंजाइम से भी, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है। कितने इलेक्ट्रॉन निकाला, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर इसका सेल वॉल ही टूट गया, इसका DNA खराब हो गया, तो बैक्टीरिया क्या होगा, बैक्टीरिया हो जाएगा डेड। पहले कुएं के पानी को साफ करने के लिए इसी पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कुएं के पानी से बैक्टीरिया मर जाएं, ठीक है। कैसे मरते हैं बता चुके हैं तुम लोग को, इसी को तुम लोग पढ़े होगे बचपन में, इसी को लाल दवा कहा जाता था, लाल दवा, ठीक। आज के टाइम पे कुएं बचे ही नहीं है,
ठीक है। बट आज के टाइम पे पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, उसमें से क्लोरीन निकलती है। क्लोरीन जो होती है वो डिसइंफेक्टेंट होती है, ये भी डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है। बट ज्यादा क्वांटिटी में ये भी खतरनाक होता है और ज्यादा क्वांटिटी में क्लोरीन भी खतरनाक होता है। खतरनाक कैसे होता है, क्योंकि टॉक्सिक नेचर का होता है, ठीक है। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर देगा अगर हम इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे तो। आ रही बात समझे। किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर तो इसका कलर पर्पल बताए हैं और इसको लाल दवा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी बहुत कम क्वांटिटी पानी में डाली जाती है। अगर बहुत कम क्वांटिटी में इसको डाला जाता है तो पानी का कलर जो होगा वो एकदम हल्का हल्का पिंक हो जाएगा। इतना कम क्वांटिटी डाली जाती है कि पिंक से भी एकदम लगभग लगभग कलरलेस हो। हरी बात समझ में, इस वजह से को लाल दवा कहा जाता है। जो डॉक्टर्स होते हैं इसका बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं कि वो उसका पर्पल कलर एकदम पिंक कलर हो जाए, तब जाके इसको इस्तेमाल किया जाता है। एथलीट्स अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो उनके घाव पे यही लगाया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। आई बात समझ में। और क्या होता है, वो जो MnO2 बनता है, ये जो MnO2 बनता है लगाने के बाद स्किन से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और MnO2 बनेगा। ये क्या करता है, स्किन टिश्यूज को श्रिंक कर देता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो इन्फेक्शन फैलने से रुक जाता है। स्किन टिश्यूज अगर श्रिंक हो जाते हैं तो स्किन वो जो इन्फेक्शन होता है वो फैलने नहीं पाता है। आरी बात समझ में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, सिर्फ इतना सा है कि न्यूट्रल या फिर एल्कलाइन मीडियम में जो MnO4 माइनस होगा वो चेंज होगा MnO2 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। MnO4 किस में चेंज होगा, MnO2 में, ठीक है। सबसे पहली बात, कलर में चेंज क्या आएगा, इसका कलर होगा पर्पल, इसका कलर क्या होगा, डार्क ब्राउन, ठीक है। मानिए कि ये +7 से किस में जाएगा, ये +4 में जाएगा, ठीक। अगर हम और देखें तो 3D 0 से किस में जाएगा, ये जाएगा 3D 3 में, ठीक है। 3D 3 में आई बात समझ में, ठीक। अगर हम देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन का जो एन फैक्टर होगा वो होगा 3। ये बात ध्यान रखना, इस रिएक्शन का जो एन फैक्टर होगा वो होगा 3, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज और पूछी जाती है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन कौन से सॉल्यूशन है, ये न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक मीडियम, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक मीडियम, ठीक है। अगर तुम लोग को याद हो तो जो इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है वो होता है मोलर मास बाई एन फैक्टर। और ये जो KMnO4 है इसका मोलर मास होता है 158.034। आई बात समझ में। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होगा 39 और मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होगा 54.95। तो मोलर मास क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 158.034। एन फैक्टर कितना है, इसका एन फैक्टर है 3। आई बात समझ में। मोलर मास 158/3, इसको डिवाइड करने पे एग्जैक्टली कितना आएगा, एग्जैक्टली आएगा 52.68 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है। यूनिट याद रखना 52.68 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ये जरूर याद होना चाहिए तुम लोग को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। ये बात समझ में, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग को हेल्प करेगा रिएक्शन को कंप्लीट करने में।
इतनी बात समझ में आई ना? ठीक है, अब आते हैं इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है बिहेवियर ऑफ MnO4 माइनस इन एसिडिक सॉल्यूशन। बिहेवियर ऑफ MnO4 माइनस इन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, क्योंकि जो KMnO4 है वो सबसे ज्यादा पावरफुल एसिडिक सॉल्यूशन में ही होता है। बिहेवियर ऑफ KMnO4 इन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बारे में कुछ खास चीजें देखते हैं। ये जो एसिडिक सॉल्यूशन है, इसमें जो KMnO4 होगा वो सबसे ज्यादा एग्रेसिव होगा और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वो जो रिडक्शन पोटेंशियल हम लिखे थे 1.51, वो एसिडिक मीडियम का ही था। आई बात समझ में? ठीक है, होता क्या है एसिडिक मीडियम में, ये MnO4 माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडिक मीडियम में ये जो MnO4 माइनस है वो किस में चेंज होगा? वो चेंज होगा MnK2+ में, MnK2+ में। अगर हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करना चाहें तो एक चीज ये ध्यान रखना, जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करने की बात आती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन को बैलेंस करने की बात आती है तो ये जो ऑक्सीजन है इसको हम वाटर से बैलेंस करते हैं। ठीक, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस किया जाता है, ध्यान से समझ लो, ठीक है ना। और ये जो हाइड्रोजन है उसको H+ से बैलेंस किया जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन को वाटर से और हाइड्रोजन को H+ से। ठीक, इधर कितने ऑक्सीजन है? इधर है 4 ऑक्सीजन, ठीक है। अगर इधर 4 ऑक्सीजन है तो इधर भी हमको 4 ऑक्सीजन करना पड़ेगा, तो हम कितना वाटर लगाएं? 4। आई बस में इधर 4 ऑक्सीजन हो गया, बट इधर 8H+ बढ़ गया। अगर इधर 8H+ बढ़ गया तो इधर कितना H+ लगाना पड़ेगा? 8H+। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब दोनों तरफ चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। साथ साथ दिख रहा है इधर कितना प्लस है? इधर 7+ है। कैसे पता चला 7+ है? 8+ ये और 1 माइनस ये, तो 8+ में से 1 माइनस घटा देंगे तो कितना प्लस बचेगा? 7+ बचेगा। इधर कितना प्लस है? इधर 2+ है, दिख रहा ना। अगर इधर 2+ है, इधर 7+ है, तो हमको इधर भी कितना प्लस करना पड़ेगा? 7+ करना पड़ेगा। ठीक, 7+ करना है अगर इधर, तो हम इधर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दें? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब हम क्या जोड़ दिए? 5 माइनस जोड़ दिए। तो 7+ में से 5 माइनस अगर घट जाएगा तो इधर कितना प्लस बचेगा? 2+। ध्यान दो, इधर 2+ है, इधर 7+ है। 7+ में से 5 माइनस घटा दिए, इधर भी बचा 2+, और इधर कितना बचा? 2+। ठीक है, चार्ज बैलेंस हो गया। ये जो स्लाइड है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। ये जो बना इसको कहते हैं हम, क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन खा रहा है, तो इसको कहते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, आ रही बात समझ में? ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से निकल के आ रहा होगा ना, आ रही बात समझ में? अब देख लेते हैं, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक, इसका मतलब कौन इसको रिड्यूस कर रहा है? ठीक है, तो अगर ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि ये क्या हो रहा है? ये खुद रिड्यूस हो रहा है, इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो हमको कोई ना कोई इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला भी कोई ना कोई चाहिए। तो ये 7+ में है और ये 2+ में है, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला भी कोई ना कोई चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन कौन देगा? रिड्यूसिंग एजेंट देगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा हो सकता है? रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है हैलाइड, माने कि X माइनस, माइनस का मतलब हुआ इसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में? ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो किस में चेंज होगा? X2 में चेंज होगा। X माइनस किस में चेंज होगा? X2 में चेंज होगा। आई बात समझ में? एक होता है फेरस,
ये सब हम रिएक्शन का फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, माने कि Fe2+। Fe2+ किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा Fe3+ में। क्यों, क्योंकि ये D6 है और ये D5 है। D6 से जब D5 में जाएगा तो हाईली स्टेबल हो जाएगा। इसमें गैस रिलीज हो रही है, और किसी भी चीज में अगर गैस रिलीज होती है तो स्टेबल होता है। इतनी बात समझ में आ रही ना। हम साथ में क्या ले सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और क्या ले सकते हैं, H2O2 ले सकते हैं। कल पढ़ाए थे इसके बारे में, कल का लेक्चर देख लेना कि H2O2 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है। इतनी बात समझ में आई ना। हम यहीं पे ऑक्जेलिक एसिड भी ले सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में कन्वर्ट होता है। अगर हम H2O2 की बात करें तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कल बताए थे, अगर H2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और MnO4 को इलेक्ट्रॉन देगा तो H2O2 किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा O2 में। आ रही बात समझ में, ठीक ठीक। इसको लिख के अच्छे से याद कर लेना, आई बात समझ में, ठीक है। थोड़ा सा और बता दें इसके बारे में। यहाँ पे दिख रहा है MnO4 किस में चेंज हो रहा है, Mn2+ में। ऑल ओवर रिएक्शन है, Mn का 7+, Mn2+ में चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, यहां से यहां तक आने में 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो एन फैक्टर कितना होगा, 5 होगा। अगर हम इसका एसिडिक सॉल्यूशन में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालें, ध्यान दो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, ये सवाल पूछा जाता है इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो क्या होगा, सेम वही मोलर मास बाई एन फैक्टर, मोलर मास बाई एन फैक्टर। मोलर मास कितना होगा, 158.034 बाई एन फैक्टर कितना होगा, 5। ठीक है, इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा, इसको डिवाइड करने पे आता है 31.606 ग्राम पर इक्विवेलेंट। है बस समझ में, ठीक है। तो इसका मोलर मास रटा होना चाहिए तुम लोग को, एन फैक्टर तो पता ही होगा। ठीक है, न्यूट्रल या फिर बेसिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होगा, 3। न्यूट्रल या फिर बेसिक मीडियम में 3 और एसिडिक मीडियम में 5। ठीक है, मोलर मास सेम रहेगा, डिवाइड करके निकाल लोगे तुम लोग। इतनी बात समझ में ना, ये सारे एग्जाम के पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक भी डेटा फालतू का नहीं है। ठीक है, तो हर पॉइंट ध्यान से समझना। अगर हम एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन तुम लोग से डिस्कस करें, मैग्नीज का एक और कंपाउंड होता है जिसमें वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं KMnO4 या फिर MnO4- सेम ही चीज है। अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है, ये H2SO4 कैसा है, कंसंट्रेटेड। ठीक, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Mn2O7, साथ में मिलेगा 2KHSO4 और H2O। ठीक है, मैग्नीज यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मैग्नीज 2 लेना पड़ेगा। ठीक, H2SO4 भी हमको 2 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2KHSO4 है। बस समझ में, ध्यान दो, ये जो दिख रहा है ये MnO4- के फॉर्म में होता है, इसको कहा जाता है ऑक्सो एनायन। ऑक्सो एनायन, आई बात समझ में। अगर तुम लोग कल का लेक्चर देखे होगे तो हम मैग्नीज के ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कस किए थे। बाकी सारे मैग्नीज के ऑक्साइड्स कौन से फॉर्म में थे, सॉलिड फॉर्म में थे। ये सबसे लास्ट वाला मैग्नीज का ऑक्साइड था जो कि था ग्रीन कलर का, और ये ऑयली लिक्विड था, ऑयली लिक्विड होता है। आई बात समझ में, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री का ये हाईली अनस्टेबल केमिकल है, हाईली अनस्टेबल केमिकल। आई बात समझ में, जो केमिकल जितना ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है, वो उतना ही खतरनाक होता है। ठीक, इसको कहा जाता है ग्रीन ऑयल ऑफ डेथ, ग्रीन ऑयल ऑफ डेथ। आई बात समझ में,
ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही टच करोगे फट से ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक, ये इतना ज्यादा डिफिशियंट होता है। देखो 7 ऑक्सीजन लगे इसके आसपास, +7 है, उस ऊपर से 7 ऑक्सीजन लगे हैं। 7 ऑक्सीजन मिलके इसके इलेक्ट्रॉन को एकदम खोखला कर देते हैं, मतलब आर्गन के इलेक्ट्रॉन भी खींच के लेके चले जाएंगे, इतना खतरनाक होता है। ठीक है, टच करते ही सीधा ब्लास्ट होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये इतना खतरनाक होता है। अगर हम इसमें कॉटन डाल दें, कॉटन भी इसके अगर कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो फट से ब्लास्ट हो जाएगा। एक सिंपल सा कॉटन भी इसको ब्लास्ट कर देगा। ठीक, अगर हम नॉर्मल कोई ऑयल भी लेके आए इसके पास, ये उससे भी इलेक्ट्रॉन लेके फट से ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक, इतना खतरनाक होता है। सीधी इतना भयंकर एक्सप्लोजन होता है इसमें। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके अलावा एक और केमिकल का कॉम्बिनेशन होता है जो कि सीधा बॉम्ब का काम करता है। ये जो बता रहे हैं सीधा सीधा बॉम्ब है। सही बात समझ में? नॉर्मल चीज नहीं है ये। Mn2O7 एक बॉम्ब होता है जिसको नक्सलाइट्स इस्तेमाल करते हैं, और जो कश्मीरी मिलिटेंट्स होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना? उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, बट ये काफी लोगों को मारने के लिए खतरनाक होता है। आई बात समझ में? अगर हम KMnO4 के साथ H2SO4 मिला दें, और जो तुम लोग दिन रात लगाते हो ग्लिसरीन, ठीक, ये इस्तेमाल कर लें। ग्लिसरीन क्या होता है? ये बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है, ग्लिसरीन की जगह पे शुगर, खाने वाली चीनी, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट होता है शुगर। ठीक ना? शुगर से भी ब्लास्ट के केसेस मिले हैं, शुगर को इस्तेमाल करके बॉम्ब बनाने की केसेस पाए गए हैं। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। केमिस्ट्री में इसको कहा जाता है डिलेड इग्निशन डिवाइस। केमिस्ट्री में इसको डिलेड इग्निशन डिवाइस कहा जाता है। आई बात समझ में? इसका नेचर ऐसा होता है, ये सीधा सीधा कह सकते हैं इसको एक केमिकल वोल्केनो है। केमिकल वोल्केनो। ठीक है, KMnO4, H2SO4 और ग्लिसरीन। H2SO4 कैसा होना चाहिए? कंसंट्रेटेड होना चाहिए। अभी बताते हैं H2SO4 का एक्चुअल में काम क्या होता है। कल बता चुके थे ना, एसिडिक मीडियम में क्या होता है। ये एसिडिक मीडियम क्या करता है? इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। एसिडिक मीडियम का जो H+ होगा वो इसके साथ बाइंड करेगा। ठीक है, तो Mn के आसपास से ये ऑक्सीजन की जो लेयर है उसको हटा देगा। Mn के आसपास से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने वाले को हटा देगा। ठीक है, आई बात समझ में? बचेगा Mn+7। Mn+7 को ग्लिसरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, ये बहुत एक्सप्लोजिव होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, जो टेररिस्ट या फिर नक्सलाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बम बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा वो भी जान लो। बनाना मत कभी ना कभी ट्राई करना, ये खाली एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक ग्लास का ट्यूब लेते हैं, इस तरीके से ग्लास का ट्यूब, उसमें क्या भरते हैं, उसमें भरते हैं KMnO4। ठीक है, और ये जो लेयर दिख रही है ये बहुत ही थिन लेयर होती है। है बस समझ में? ठीक है, ये बहुत थिन लेयर होती है, और यहाँ पे क्या भरा होता है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 भरा होता है, कॉन्क H2SO4, और साथ में यहाँ पे या तो शुगर भर देंगे, ठीक, शुगर या फिर ग्लिसरीन, ताकि इसको क्या मिले, KMnO4 को इलेक्ट्रॉन मिले। H2SO4 क्या करेगा, ऑक्सीजन को यहाँ से हटाएगा। मान लो ऐसे रख के चले गए कहीं पे, ये H2SO4 क्या करेगा, धीरे 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 इसको, इस लेयर को, थिन लेयर है, इसको काटना शुरू करेगा। जैसे ही कटेगा ये पूरा पूरा मटेरियल नीचे गिर जाएगा। है बात समझ में? ये एक तरीके से टाइम बम है। ठीक, ये लगाने के बाद टेररिस्ट को भागने का मौका मिल जाता है। ठीक है, और ये ब्लास्ट हो जाता है, लोग मर जाते हैं। ठीक है, होता क्या है, अब देखो होगा क्या, ये KMnO4 किस में चेंज होगा,
ये चेंज होगा MnO2 में, आई बात समझ में? ठीक, +7 से किस में चेंज होगा? ये चेंज होगा +4 में। ठीक है, थोड़ा बहुत +4 में +4 बनेगा ना। ठीक, तो वहां पे जहां पे ब्लास्ट हुआ रहता है वहां पे इसका डार्क ब्राउन कलर का दाग मिलता है। ठीक है, तो फॉरेंसिक वाले यही MnO2 देख के पता करते हैं कि कौन से एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, IED, IED के अभी बारे में बताया था ना, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। ठीक, इसी को कहा जाता है IED। और ये बात समझ में? ठीक है, खैर ये खाली तुम लोग के बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए था। ठीक है, कभी ट्राई मत करना। अब सोचो ये कितनी अमेजिंग बात है कि वही एलिमेंट जो एक टाइम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, वही एलिमेंट जो ऑक्सीजन गैस बना रहा है, जिससे इंसान जिंदा रहता है, जिससे सृष्टि को जीवन मिलता है, ठीक, वही एलिमेंट यहाँ पे विनाश का कारण भी है। आई बात समझ में? मतलब जो एलिमेंट सृष्टि का रचयिता है, वही एलिमेंट सृष्टि का विनाशक भी है। कहीं महादेव तो नहीं है? मैग्नीज महादेव, महादेव को सृष्टि का विनाशक कहा जाता है। विनाशक का मतलब ये नहीं होता है कि वो सृष्टि को एकदम खत्म कर देंगे। विनाशक का मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्म करना, एक चीज को खत्म करके दूसरे को जनरेट करना। आई बात समझ में? गजब लीला है भगवान की। हर हर महादेव। और आज महाशिवरात्रि भी है, 15 फरवरी 2026 है आज। हरी बात समझ में? ठीक है, देखो आगे। अब कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं जो कि एसिडिक मीडियम में होती है। ठीक, ये सवाल मेरे एक बहुत प्रिय बच्चे ने बहुत पहले पूछा था। ठीक, हम उसको आसान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रिएक्शंस होती कैसे हैं। ठीक, ध्यान दो, हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ KMnO4 in acidic medium। Reactions of KMnO4 in acidic medium। आई बात समझ में? हमको रिएक्शन पढ़ना है किसका किसका? हमको पढ़ना है KMnO4 प्लस ऑक्जेलिक एसिड का रिएक्शन। KMnO4 प्लस ऑक्जेलिक एसिड का। आई बात समझ में? ठीक है, जहां पे KMnO4 क्या होगा, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, और कौन इलेक्ट्रॉन देगा? इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, और ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमको ये नहीं पता कि होगा क्या रिएक्शन में, हमको कंप्लीट रिएक्शन लिखना है, खाली इन्हीं दोनों, हमको इतना ही पता है। ठीक है, हमको इन्हीं दोनों के हेल्प से पूरी रिएक्शन को लिखना है। ठीक, अब पूरी रिएक्शन लिखने के लिए हमको कुछ कुछ डेटा याद होना चाहिए। ठीक है, हमको स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम में हमको ये पता है कि KMnO4 कैसे बिहेव करता है। एसिडिक मीडियम में ये जो, अगर हम इसको MnO4 माइनस लिखते हैं इस तरीके से, MnO4 माइनस लिख दें, ठीक, एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा Mn का 2+। ध्यान रखना, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn का 2+ बनाएगा। ठीक है, इसका एसिडिक मीडियम में KMnO4 का n फैक्टर 5 होता है। ठीक, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो इधर भी हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? 4 ऑक्सीजन। और हमेशा याद रखना, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है वाटर से। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं 4 वाटर का मॉलिक्यूल, 4H2O। आई बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, बट इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। अगर इधर 8 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 8 हाइड्रोजन करना पड़ेगा। इधर हम जोड़ देते हैं 8H+। याद रखना, एसिडिक मीडियम में H+ जोड़ा जाता है, अब बेसिक मीडियम में OH- जोड़ा जाएगा। ठीक,
फिर से सुन लो ध्यान से, ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाएगा वाटर से, हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाएगा H+ से, हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाएगा H+ से। ठीक है, अब हमको चार्ज देखना है। यहाँ पे 8 प्लस है और 1 माइनस है, मतलब यहाँ पे कितना प्लस है, 7 प्लस है। यहाँ पे कितना प्लस है, 2 प्लस है। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पे हमको 2 प्लस करना है। हम कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, यहाँ पे 7 माइनस ऐड कर दें, 5 माइनस ऐड कर दें, तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। तो हम इधर ऐड कर देते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में कैसे किए, इसको लिख देते हैं, यह है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक ना। अब हमको लिखना है KMnO4 के बारे में, KMnO4 नहीं, ऑक्जेलिक एसिड के बारे में, माने कि हमको लिखना है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, KMnO4 होता है ये। अगर कल का लेक्चर तुम लोग देखे होगे तो तुम लोग को अच्छे से पता होगा कि KMnO4 कैसे रिएक्शन करता है, ऑक्जेलिक एसिड कैसे रिएक्शन करता है। ठीक है, हम इसका आयनिक फॉर्म लिख रहे हैं, बाद में इसको बैलेंस करेंगे। ये होगा माइनस और ये होगा माइनस। आ रही बात समझ में। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो ये क्या बनाता है, CO2 बनाता है। हम कल बताए थे, कोई अगर मेरा लेक्चर नहीं देखा होगा कल का तो देख लेना। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है और यही 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा। आई बात समझ में। ठीक है, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CO2। ठीक है, ठीक दिख रहा है ना। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा C2O4 2 माइनस, ये बनाएगा CO2। इधर कितने कार्बन है, 2, इधर भी 2 कार्बन होना चाहिए। इधर 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर 4 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन इधर 2 माइनस है। ठीक, और इधर एक भी माइनस नहीं है, तो इधर हमको 2 माइनस करना पड़ेगा ना चार्ज बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे 2 माइनस कर दिए। ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, हमको दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर करना है। तो हम क्या किए, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहेंगे तो ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 8 2 जार 16H प्लस प्लस 5 2 जार 10। ठीक, ये हो जाएगा 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई। ठीक है, हम उसके बाद दूसरी रिएक्शन लिखते हैं। दूसरी रिएक्शन में हमको 5 में मल्टीप्लाई करना है, 5 से, तो हो जाएगा 5 C2O4 2 माइनस प्लस, इसके बाद ये 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम क्या करेंगे, अभी दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन ये 10 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें, दोनों रिएक्शंस को जोड़ दें, तो हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 2 माइनस, ये जुड़ गया। उसके बाद यहाँ पे 16H प्लस, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2Mn2 प्लस। ठीक है, उसके बाद बचेगा 10 CO2 और 8 वाटर का मॉलिक्यूल। इतनी बात समझ में आई ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आयनिक रिएक्शन से हम मॉलिक्यूलर रिएक्शन में चेंज करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिएक्शन कैसे होता है हम समझा रहे हैं। ठीक, इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना। अब ये लिख पाओगे तुम लोग तब जब तुम लोग को एसिडिक मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ये पता होगा तो। ठीक है, इसका एन फैक्टर पता होना चाहिए और क्या बनता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। नीचे वाली रिएक्शन मिटा दिए। ठीक, चलो लिखते हैं। नीचे बना था जो आयनिक रिएक्शन थी वो थी हमारे पास 2MnO4 माइनस और था यहाँ पे 5 C2O4 2 माइनस प्लस 16H प्लस था, और बनेगा क्या यहाँ पे 2Mn2 प्लस प्लस 5 CO2 प्लस 8H2O। ये था हमारे पास। ठीक है,
अब देखो ध्यान से, हमको इस आयनिक रिएक्शन को मोलिकुलर रिएक्शन में चेंज करना है। मोलिकुलर रिएक्शन, चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे इसको बैलेंस कर देते हैं पोटेशियम से, KMnO4 माइनस, KMnO4, ठीक है। इस माइनस को भी ध्यान रखना, इसको भी तुम लोग K से बैलेंस करो। आई बात समझ में? ठीक है, 2 माइनस है तो कितने पोटेशियम लगेंगे? 2 पोटेशियम लगेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5K2C2O4। आई बात समझ में? ठीक। अब देखो यहाँ पे 16 H प्लस है। 16 H प्लस का मतलब हुआ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8H2SO4, लिख सकते हैं ना? ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे अगर हम 8H2SO4 लिख देंगे तो 8 2 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिए 16 H प्लस की जगह पे 8H2SO4। ये ध्यान रखना पड़ेगा किसमें चेंज करो, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा तुम लोग को। ठीक, मैग्नीज के प्लस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? इसको बैलेंस करना है तुम लोग को MnSO4 के साथ, दिख रहा है ना? ठीक, क्योंकि इधर में ऐसा कोई माइनस वाला पार्ट नहीं है। ठीक, जो SO4 के अलावा इधर कोई भी ऐसा माइनस पार्ट नहीं है जो यहाँ पे माइनस प्लस को आके बैलेंस कर सके। ठीक ना, C2O4 चेंज हो गया CO2 में, MnO4 चेंज हो गया Mn प्लस में। ठीक ना, तो उधर के SO4 के अलावा कोई ऐसा माइनस पार्ट नहीं उधर जो आपके इधर प्लस को बैलेंस करे। तो हो जाएगा 5CO2 प्लस 8H2O मॉलिक्यूल। ठीक, बचा क्या है? देखो यहाँ पे SO4 कितना है? 8, इधर SO4 कितना है? 2। आएगा समझ में? ठीक है, इधर 6 SO4 और चाहिए, इसका मतलब हुआ यहाँ देखो पोटेशियम कितना है? पोटेशियम है यहाँ पे 10 और यहाँ पे है 2, मतलब 12 पोटेशियम है। ठीक है, इधर भी हमको 12 पोटेशियम होना चाहिए ना। तो अगर हम इसको लिख दें 6K2, ठीक, 6 2 12 हो जाएगा, और साथ में क्या ऐड कर दें? SO4। कर सकते हैं ना ऐसा? क्यों? क्योंकि इधर 2 SO4 है, यहाँ पे दिख रहा 2 SO4 और 6 SO4 यहाँ पे, तो 6 2 8 SO4, तो इधर भी 8 SO4 हो गया। ठीक, तो 6K2 SO4 ऐड करने के बाद पूरी रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। दिख रहा है ना? ये बैलेंसिंग थोड़ा ध्यान देना तुम लोग, ठीक, हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तुम लोग तो सब आसानी से समझ में आने लगेगा। अगर हम इसके ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो हो जाएगा 2KMnO4 प्लस 5K2C2O4 प्लस 8H2SO4, ये बना रहा है 2MnSO4 प्लस 6K2SO4 प्लस 5CO2 प्लस 8H2O। ठीक है, ये होगी फाइनल रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड के साथ या फिर ऑक्जेलिक एसिड के सॉल्ट के साथ। ये बात समझ में आई ना? ठीक है, एक और रिएक्शन देख लेते हैं हैलाइड का, क्योंकि अगर हम हैलाइड का बता देंगे तो तुम लोग I माइनस का भी अपने आप से कर लोगे, ठीक, X क्लोरीन माइनस का भी अपने आप से कर लोगे, ठीक है, ब्रोमीन माइनस का भी अपने आप से कर लोगे। तो हैलाइड को बताने के बाद 3 रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो हाइलाइड में हम सबसे ज्यादा लेते हैं, सबसे आसान जो होता है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, वो होता है KMnO4 प्लस KI। ये आई बात समझ में? तो फिर से वही काम, हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, ये होगा आयन के फॉर्म में लिखते हैं, ये होगा MnO4 माइनस 4 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो क्या बनेगा? 4 वाटर बनेगा। ठीक, ये किस में चेंज होता है? ये Mn के 2 प्लस में चेंज होता है। ठीक है, ठीक, 8H प्लस इधर ऐड होगा क्योंकि 8 हाइड्रोजन हो गया इधर, 8H प्लस, साथ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इधर चार्ज को बैलेंस करने के लिए? यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। ठीक, ये रटा होना चाहिए तुम लोग को। ठीक, ये हो गया। दूसरा क्या होगा? ये आयोडीन जो होता है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो किस में चेंज होगा? ये चेंज होगा I2 में। ठीक है, दो आयोडीन इधर, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कितने रिलीज करेगा? एक आयोडीन एक रिलीज करता है तो 2 आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक, 2 माइनस था इधर, 2 माइनस इधर आ गया। आई बस समझ में? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे?
यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 8 2 जार 16 H प्लस प्लस 5 2 जार 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O। आई बात समझ में? इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 10I माइनस 5I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो, ये फर्स्ट रिएक्शन और ये है सेकंड रिएक्शन। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा 2MnO4 माइनस प्लस 10I माइनस प्लस 16H प्लस और ये 10 इलेक्ट्रॉन, इसको यहीं पे कट कर देते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, हम लेफ्ट वाला जोड़ लिए, अब राइट वाला जोड़ते हैं, तो हो जाएगा 2Mn2 प्लस प्लस ये हो जाएगा 5I2। ठीक, ये खत्म, अब बचा 8H2O। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन। अब ऊपर वाला मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो ध्यान से, 16H प्लस 10I माइनस। ठीक है, देखो क्या होता है। अगर इसको हम मॉलिक्यूलर रिएक्शन में चेंज करें तो इसको बैलेंस करेंगे हम पोटेशियम से, 2KMnO4 प्लस इसको भी बैलेंस करेंगे हम पोटेशियम से, जाएगा 10KI। ठीक, ये जो H2SO4 दिख रहा है ये 16H प्लस दिख रहा है ना, अगर 16 दिख रहा है तो पहले इसको लिख देते हैं 8H2SO4। अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 10KI प्लस 8H2SO4। आई बात समझ में? ठीक है, इसको लिख देते हैं 2MnSO4, ये 5I2 है प्लस 8H2O, दिख रहा है ना? ठीक, देखो इधर SO4 कितना है 8, इधर SO4 कितना है 2, फिर से वही प्रॉब्लम, इधर पोटेशियम कितना है 10, इधर पोटेशियम कितना है 2, 12 पोटेशियम है, तो फिर से इधर हमको क्या ऐड करना पड़ेगा 6K2SO4। ठीक, 12 पोटेशियम यहाँ पे हो गया और 12 पोटेशियम यहाँ पे हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक, बन गई रिएक्शन। अब क्या करते हैं, इसको फाइनलाइज करके लिख देते हैं, काम खत्म हो गया। इतना सिंपल सा काम है। तो हो जाएगा 2KMnO4 प्लस 10KI प्लस 8H2SO4 gives 2MnSO4 प्लस 6K2SO4 प्लस 5I2 प्लस 8H2O। ठीक है, बन गई रिएक्शन। क्या इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत पड़ी? नहीं, प्रैक्टिस करोगे आसानी से सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, I माइनस किस में चेंज हुआ है? I2 में चेंज होगा। Cl माइनस किस में चेंज होगा? Cl2 में चेंज होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Br माइनस किस में चेंज होगा? ये चेंज होगा Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक ना, ये हो गया ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। और रिडक्शन का रिएक्शन तुम लोग को पता ही है, KMnO4 का रिडक्शन का रिएक्शन। आ रही बात समझ में? ठीक है, एक और रिएक्शन इसमें कर लेते हैं, देखते हैं KMnO4 और FeSO4 का रिएक्शन। ठीक है, सीधे लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन प्लस H प्लस कितने रहेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन और 8H प्लस। आई बात समझ में? 5 इलेक्ट्रॉन और 8H प्लस। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा Mn का 2 प्लस और 4H2O। अगर हम इसका रिडक्शन रिएक्शन लिखें, ये रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखें तो हो जाएगा Fe2 प्लस। Fe2 प्लस किस में चेंज होता है? ये होता है Fe3 प्लस में प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? ठीक है, ये D6 है और ये D5 है। D6 अगर D5 में चेंज होगा तो स्टेबल होगा, इस वजह से ही 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है आयरन। आ रही बात समझ में? इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें?
5 इलेक्ट्रॉन से 5 से मल्टीप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा 5 Fe2 प्लस 5 Fe3 प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करते हैं, इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को जोड़ लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या मिलेगी हमको, हमको मिलेगा MnO4 माइनस प्लस 5 Fe3 प्लस Fe2 प्लस प्लस 8 H प्लस। ठीक है, क्योंकि लिख लिए हम, ये लिख लिए, ये लिख लिए, ये लिख लिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा Mn का 2 प्लस प्लस और ये 5 Fe3 प्लस, ठीक है, और 4H2O। ये हो गया हमारा फाइनल रिएक्शन। इसको मॉलिक्यूलर रिएक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा KMnO4 प्लस 5 FeSO4 प्लस 8H2O4 हो जाएगा 4H2SO4, 8H प्लस का 4H2SO4, और ये हो जाएगा MnSO4 प्लस 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, Fe3 प्लस का ये बनेगा, ध्यान रखना, Fe का 3 प्लस SO4 का 2 माइनस, 9th में पड़े हुए ना। ठीक है, चार्ज को ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे 3 चार्ज है, यहाँ पे 2 चार्ज है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, Fe2SO4 का होल थ्राइस बन जाता है। ठीक है, 9th की क्लास की बात है ये सब, इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म है। ठीक है, अब दिख रहा होगा तुम लोग को, इसमें कुछ चीजें नहीं बैलेंस है। ठीक, ये भी मिटा देते हैं। देखो बैलेंस क्या नहीं है, यहाँ पे क्या था 4H2O, बैलेंस क्या नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले देखो यहाँ पे कितने सल्फेट, कितने आयरन है, 5 2 10, यहाँ पे कितने आयरन है 5, तो इधर भी 10 आयरन होना चाहिए। अब इधर 10 आयरन कैसे करें, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। ठीक, नई जगह लिख देते हैं, ये है KMnO4 प्लस 10 आयरन, तो यहाँ पे भी 10 आयरन, 10 FeSO4 प्लस ये 4H2SO4 रहेगा। अब देखो इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे सल्फेट कितना है, यहाँ पे है 15 सल्फेट, 5 3 15, यहाँ पे कितना सल्फेट है, यहाँ पे 1 है, आई बात समझ में। ठीक, यहाँ पे कितना सल्फेट है, यहाँ पे 4, अगर यहाँ पे हम 10 कर दिए तो यहाँ पे हो गया 10, तो 10 प्लस 4 कितना हो गया 14, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 14 है, दोनों तरफ कितना करना है 16 करना है। ठीक, क्या करें, एक चीज और ध्यान देना, ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम भी नहीं बैलेंस हुआ है, तो हमको एक K2SO4 और लाना पड़ेगा। ठीक, तो अभी तो हम फिलहाल ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा H2SO4, ठीक, ये हो जाएगा MnSO4, हमको एक K2SO4 लाना पड़ेगा, प्लस ये हो जाएगा 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस, साथ में H2O कितना 4, ठीक ना, 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक, यहाँ पे हो गया 15 और ये हो गया 16 और ये हो गया 17। ठीक है, टोटल कितने सल्फेट हो गए इधर 17, इधर कितना हो गया, इधर ये 10 है। ठीक, यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ पे है 14, मतलब 3 सल्फेट हमको इधर और चाहिए, आई बात समझ में। ठीक, अब 3 सल्फेट होगा कैसे, यहाँ पे 2 पोटेशियम है, अगर यहाँ पे 2 पोटेशियम है तो इधर भी 2 पोटेशियम होना चाहिए, देख रहे हैं ना। अब 2 मैंगनीज हो गया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब देखो काउंट करो कितने सल्फेट हो गए, 5 3 15, 15 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 18 हो गए। ठीक, अब इधर हमको 4 सल्फेट और बढ़ाना है, तो अगर हम इधर 4 की जगह पर 8 कर दें तो हो जाएगा ना। ठीक, देखो कैसे, 10 सल्फेट यहाँ पे हो गया, 8 सल्फेट यहाँ पे हो गया, 18 सल्फेट, 15 16 17 18 सल्फेट यहाँ पे हो गया। ठीक है, डिसबैलेंस क्या हुआ, बट अभी भी ऑक्सीजन डिसबैलेंस है, ध्यान दो। देखो इधर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 40, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 32। देखो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ये 4 2 8, यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है
4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक, यहाँ पे हो गया टोटल 80 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना हो गया 72 ऑक्सीजन। ठीक है ना, और 4 ये, ठीक है, माने कि 76। 4 ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 8। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 76, 72 प्लस 4 की जगह पे 8, ये हो जाएगा 80 ऑक्सीजन। ठीक, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया हाइड्रोजन में। तो आयरन सल्फेट का कुछ इस तरीके से बैलेंसिंग करेंगे हम। ठीक है, अब ये बैलेंसिंग सिखाना 12th के लेवल से नीचे की बात है, ये आना चाहिए तुम लोग को अपने आप। अब हम यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस लिख देते हैं। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन तुम लोग को मैग्नीज का याद ही हो गया होगा अब तक। हम यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख देते हैं। ठीक है, उसको रिडक्शन रिएक्शन से जोड़ के तुम लोग नई रिएक्शन बनाओगे। जैसे नाइट्राइट क्या होता है, नाइट्राइट चेंज होता है नाइट्रेट में। ठीक है, ये होता है नाइट्राइट NO2 माइनस, और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा NO3 माइनस में। आई बात समझ में। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ पे कितने माइनस है 1, यहाँ पे कितने माइनस है 1। अब कैसे पता चलेगा हमको कितना ऑक्सीजन जोड़ना है या कितना हाइड्रोजन जोड़ना है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2। तो इधर ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा तो हमको यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे एक वाटर जोड़ दिए तो 2 हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा हमको 2 H+ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब चार्ज बैलेंस करो, यहाँ पे कितने चार्ज, 1 माइनस है और 2 प्लस है, माने कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स्ट्रा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 माइनस है। अब ध्यान दो, 1 माइनस से हमको 1 प्लस पे आना है। 1 माइनस से कहाँ आएंगे 0 पे आएंगे, 0 से कहाँ जाएंगे 1 प्लस पे जाएंगे। -1 से 0 पे आएंगे तब 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा, 0 से +1 पे जाएंगे, 0 से +1 पे जाएंगे तब 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ठीक है ना, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। ध्यान दो क्या बोले हम, -1 चार्ज है और यहाँ पे 2 प्लस है 1 माइनस है, 1 + 1 चार्ज है। तो -1 से 0 है तब 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, 0 से +1 पे गए तब 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। ठीक है, ये हो गई ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। ठीक, अब इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को तुम लोग रिडक्शन MnO4 के MnO4- के ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से जोड़ोगे और इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दोगे। जिसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों जोड़ देना आ जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड चेंज होता है सल्फर में। ठीक है, ये एसिडिक मीडियम में बता रहे हैं, बेसिक मीडियम में यही रिएक्शन चेंज हो जाती है। ठीक, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बदल जाएगी। आई बात समझ में, बात करेंगे उसके बाद में हम। ये जो H2S है ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सल्फर। दिख रहा ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा 2 H+ जोड़ना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे 0 प्लस है, तो हमको कितना इलेक्ट्रॉन लगाना है 2 + 2 - 0 हो गया चार्ज, बात खत्म। ठीक, अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जोड़ देना, रिडक्शन रिएक्शन में जोड़ देना, हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई ना। ठीक, सेम इसी तरीके से ये जो सल्फाइड होता है, ये सल्फाइड चेंज होता है सल्फेट में। ठीक, सल्फाइड होगा SO4 SO3 2-। ठीक है, SO3 2- और ये होगा SO4 2-। 4 ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 वाटर का मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देते हैं, 2 + 2-। ठीक है, 2 प्लस और 2-, यहाँ पे कितना माइनस है 2- है, तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े यहाँ पे चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक, और रिडक्शन रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन को बराबर कर देंगे और दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे, हमारा बन जाएगा पूरा रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये तुम लोग का होमवर्क है। ठीक है, ये अगर कर लिए तुम लोग को तो सारी की सारी रिएक्शन तुम लोग की तैयार हो जाएगी KMnO4 की। आई बात समझ में। ठीक है, हम एसिडिक मीडियम का सारा रिएक्शन पढ़ लिए, अब देखते हैं बेसिक मीडियम में क्या होता है।
अब हम देखते हैं कि KMnO4 का बेसिक मीडियम में बिहेवियर कैसा होता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लेक्चर का हर एक वर्ड, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ KMnO4, बिहेवियर ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम। अब ध्यान रखना, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम सेम होता है। यहाँ पे अगर हम बेसिक मीडियम की बात करें, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। ठीक, अगर हम नॉर्मल बेसिक मीडियम लिखेंगे तब रिएक्शन बदल जाएगी। ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम। आई बात समझ में? ध्यान दो, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, ये जो KMnO4 है, या फिर ऐसे लिखें इसको, ये जो MnO4 माइनस है, ये जो है ये चेंज होगा, ये MnO4 2 माइनस में चेंज होगा। ध्यान दो, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस है। यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और यहाँ पे क्या है +6 है। +7 से अगर +6 में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, कल के लेक्चर में हम बताए थे, जब भी बेसिक मीडियम होता है ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन फेवर करता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन फेवर करेगा, बट इस केस में ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये क्या ही निकालेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक, और इसमें चेंज हो जाएगा MnO4 2 माइनस में। इसको कहते हैं परमैग्नेट आयन, और इसको कहते हैं मैग्नेट आयन। ठीक है, आई बात समझ में? ये होता है पर्पल कलर का और ये होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, बहुत सुंदर कलर निकल के आता है इसमें। ठीक, ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +6 में। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो हो जाएगा आर्गन 4s0 3d0। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गन 4s0 3d, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो कलर एराइज हो रहा है वो dd ट्रांजिशन की वजह से हो रहा है। ध्यान दो, ध्यान दो, dd ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें जो कलर एराइज हो रहा है वो LMCT की वजह से हो रहा है। आई बात समझ में? LMCT और dd ट्रांजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। sd3 हाइब्रिडाइजेशन, sd3 पहले बता चुके हैं, ये भी टेट्राहेड्रल और ये भी टेट्राहेड्रल। ठीक है, यहीं पे अगर हम लिख दें इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, बताया ना, बेसिक मीडियम है तो रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, क्योंकि बेसिक मीडियम जो होता है वो ऑक्सीडेशन फेवर करता है। रिडक्शन पोटेंशियल ये होगा +0.56 वोल्ट। आई बात समझ में? ठीक है, ध्यान रखना, इसका एन फैक्टर क्या होगा इस रिएक्शन का, जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इस रिएक्शन का एन फैक्टर होता है 1। इतनी बात समझ में आई ना। एसिडिक मीडियम का हम कई सारा रिएक्शन देखे, हम एक रिएक्शन देख लेते हैं बेसिक मीडियम का, लेकिन उसके पहले हम एक नोट लिखवा देते हैं तुम लोग को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। एसिडिक मीडियम में अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर से और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H+ से। ठीक है, ये लोगों को याद रह जाता है क्योंकि एसिडिक मीडियम की रिएक्शंस ज्यादा होती हैं। जैसे अभी हम देख रहे थे MnO4 माइनस से Mn2+ हो रहा था एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एन फैक्टर क्या था इसका 5 था। ठीक, तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन को इधर बैलेंस किए तो हम क्या ऐड किए, 4 वाटर ऐड किए, ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस किए। ठीक है, अब इधर हाइड्रोजन ज्यादा हो गया तो इधर कितना हाइड्रोजन लगाएंगे 8H+ और कितना इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बेसिक मीडियम को कैसे बैलेंस करते हैं हम, बेसिक मीडियम में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं OH- से,
है बात समझ में, और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं वाटर से। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक ना। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे OH से, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे वाटर से, H+ को बैलेंस करेंगे वाटर से कह सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे वाटर से, एक ही बात है। इतनी बात समझ में आई ना। ठीक है, इसके बेस पे हम चेक करते हैं कि रिएक्शन कैसे किया जाता है बेसिक मीडियम में। ध्यान दो, हम दो चीज बताए हैं, एक बेसिक मीडियम होता है और एक स्ट्रांगली बेसिक मीडियम होता है। बेसिक मीडियम का फैक्टर कितना होता है, तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। स्ट्रांगली बेसिक मीडियम को बहुत कम रिएक्शन एग्जाम में पूछा जाता है, बट बेसिक मीडियम का रिएक्शन पूछा जा सकता है, मतलब जिसमें एन फैक्टर 3 हो। आई बात समझ में। ठीक है, तो हम एन फैक्टर 3 वाला देखते हैं, मतलब बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम को न्यूट्रल मीडियम भी कहा जाता है, न्यूट्रल मीडियम या फिर बेसिक मीडियम। अगर स्ट्रांगली लिखा मिलेगा तभी एन फैक्टर 1 होगा, ध्यान रखना। आई बात समझ में। इसी को वीकली बेसिक मीडियम में लिखा जाता है। इन तीनों में से कुछ भी मिले, एन फैक्टर कितना होगा, 3। एन फैक्टर कितना होगा, 3। और इसका रिएक्शन क्या होगा, अगर तुम लोग को याद हो तो इस केस में जो MnO4- था वो चेंज हो रहा था MnO2 में। MnO4- किस में चेंज होगा, MnO2 में। आ रही बात समझ में। ठीक है, अब ध्यान दो, MnO4- ये चेंज हुआ MnO2 में। ठीक है, यहाँ पे +7 होगा और यहाँ पे +4 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। आई बात समझ में, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। कर सकते हैं ऐसा, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है OH- यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। इधर कितना ऐड करना पड़ेगा हमको, 2 OH- ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, अगर एक हाइड्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस किया जाता है, वाटर से। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को वाटर से बैलेंस किया जाता है। 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कितना वाटर, 2 वाटर। अब फिर से देखो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे कर देंगे 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब वाटर भी बैलेंस हो गया। कैसे बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन। ठीक है, सारी चीजें बैलेंस है। ठीक है, ये हो गया रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन बेसिक मीडियम का। ठीक, अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में क्या देखेंगे हम, देखो होगा क्या, जैसे मान लो H2S है। ठीक, हमको पता है हाइड्रोजन सल्फाइड किस में चेंज होता है, सल्फर में। लेकिन हम उसमें देखे थे, एसिडिक मीडियम में देखे थे। ठीक है, हमको कहाँ देखना है, हमको देखना है बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं, वाटर से। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगेगा, 2 वाटर का मॉलिक्यूल लगेगा, या फिर सिंपली वाटर ऐड कर दो, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। समझ में। अब यहाँ पे 2 वाटर हो गया, वाटर को कैसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 OH-। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ठीक, फिर से देख लो इसको, H2S को बैलेंस किया जाता है, H2S चेंज होगा सल्फर में, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में चेंज होता है ऑक्सीडेशन होने पे। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है तो हाइड्रोजन को वाटर से बैलेंस करेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 वाटर लगा दिए, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन हो गया तो यहाँ पे 1 OH- लगा दिए। अब यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो गया, कितना हाइड्रोजन हो गया, 3। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 3 को हम क्या करते हैं, हमेशा ऑड नंबर को इवन नंबर में चेंज करते हैं। इतनी बात समझ में आई ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना हाइड्रोजन करें, यहाँ पे कर देते हैं हम 2 OH-। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गया, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे भी कर देते हैं 4 हाइड्रोजन।
ठीक, अब 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस हो गया ना। ठीक, अब चार्ज बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे एक भी माइनस नहीं है, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब मल्टीप्लाई करके दोनों रिएक्शन को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करता है तो हो जाएगा 2 MnO4 माइनस प्लस 2 2 जार 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 2 MnO2 प्लस 8 OH माइनस। आई बात समझ में? अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3 H2S प्लस 6 OH माइनस 3 सल्फर प्लस 6 H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमको इन दोनों रिएक्शन को जोड़ना है, ये मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम दोनों रिएक्शन को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 2 MnO4 माइनस प्लस 3 H2S प्लस 4 H2O प्लस H2 बाद में लिखते हैं 6 OH माइनस। ठीक है, अब ध्यान से देखो 6 OH माइनस यहाँ पे है, 8 OH माइनस यहाँ पे है, तो 6 जब इधर आएगा तो 8 में से घटा देंगे तो यहाँ पे ओवरऑल बचेगा 2 OH माइनस। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, 6 इधर आके घट गया 8 में से, 6 वाटर यहाँ पे है, 4 वाटर यहाँ पे है, तो 4 वाटर जब इधर आएगा, ठीक, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 वाटर। आ रही बात समझ में? ठीक है, ठीक, तो वाटर खत्म हो गया, ठीक, और OH का काम खत्म हो गया। ठीक है, इधर क्या बचा? 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। ठीक, वाटर का काम खत्म, यहाँ से OH माइनस का काम खत्म, तो इधर क्या बचेगा? MnO2, 2 MnO2 प्लस 3 सल्फर, ये इस तरीके से। अब क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, इसको मॉलिक्यूलर रिएक्शन में चेंज कर लेते हैं, पोटेशियम से बैलेंस कर लो इसको, तो जाएगा 2 KMnO4 माइनस नहीं यहाँ पे, हो जाएगा 3 H2S 2 MnO2 प्लस 3 सल्फर प्लस 2 H2O प्लस 2 KOH। ठीक है ना, यहाँ से K से, यहाँ पे K से बैलेंस किए तो यहाँ पे भी K से बैलेंस करना पड़ेगा, NOH मत कर देना। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन। ठीक, तो हो गया बेसिक मीडियम की रिएक्शन। आ रही बात समझ में? तो अगर हम आज का लेक्चर कंक्लूड करना चाहें, ठीक है, या फिर एक निमोनिक बताएं तुम लोग को कि ये सब याद कैसे रखना है। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ने से काम चलेगा नहीं, याद भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिखो बेसिक, यहाँ पे लिखते हैं एसिडिक, और यहाँ पे लिखते हैं न्यूट्रल। अब ये ध्यान होना चाहिए कि न्यूट्रल या फिर बेसिक मीडियम सेम ही बात है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम स्ट्रांगली बेसिक की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे न्यूट्रल की बात करें इसका मतलब हम सिर्फ बेसिक की बात करें, नॉर्मल बेसिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक मीडियम में क्या होता है, बेसिक मीडियम में जो MnO4 माइनस होता है ये किसमें चेंज होता है, साफ साफ लिख देते हैं इसको, ये जो MnO4 माइनस है ये किसमें चेंज होगा, ये चेंज होगा MnO4 डबल माइनस में। ठीक है, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में जानते हो तुम लोग MnO4 माइनस चेंज होगा किसमें, ये चेंज होगा MnK2 प्लस में। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, ये जो MnO4 माइनस है वो चेंज होगा MnO2 में। आई बात समझ में? कलर का चेंज कैसे होता है, कलर का चेंज होता है ये पर्पल से ग्रीन कलर। ठीक, ये क्या होगा, ये पर्पल से
कलरलेस होता है। Mn का 2,5 क्या होता है, ये तो लाइट पिंक होता है, ये तो कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि बताए थे स्पिन फॉरवर्ड ट्रांजिशन होता है इसमें। D5 का है स्पिन है, ठीक है। और ये किस में चेंज होगा, ये जो चेंज होगा पर्पल से ब्राउन कलर में, डार्क ब्राउन कलर में, ठीक है। अगर हम एन फैक्टर लिखें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका एन फैक्टर होता है 1, इसका एन फैक्टर होता है 5, इसका एन फैक्टर होता है 3। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है, ठीक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसान भी है, ठीक है। देखो ये क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये है बी, सबसे ऊपर क्या है बी, दूसरा वाला क्या है ए, तीसरा वाला क्या है एन, बी ए एन। अगर इसको हम कंप्लीट करें तो इसको लिख देते हैं बंदर, आई बात समझ में, बी ए एन फॉर बंदर, ठीक। डी क्या है इनफैक्टर, खाली यही तो ध्यान रखना ना, 153, ठीक, 153, ठीक, 153, ठीक। इसको पूरा याद रख सकते हैं कि 153 बंदर, 153 बंदर ग्रीन से ब्राउन हो गए, ग्रीन से ब्राउन हो गए, ठीक। अब देखो -1 का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, अगर एक का ट्रांसफर होगा तो यही बनेगा, ठीक। 5 का ट्रांसफर होगा तो +7 में 5 जोड़ दो, +7 में 5 जोड़ देंगे तो +2 आएगा, तो ये बनेगा। और +7 में 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो +4 आएगा, +4 में यही बनता है, ठीक। तो 153 बंदर ग्रीन से ब्राउन हो गए। और ब्राउन क्या होता है, बंदर का कलर भी होता है, आ रही बात समझ में। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड में कोई भी ऐसा साल नहीं जाता है जिस साल ये टॉपिक पूछा ना गया हो, ठीक, और वो है प्रिपरेशन ऑफ केमिनोफोर, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, अगर लेक्चर से बोर हो गए हो थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद देखो, लेकिन देखो इसको, आई बात समझ में, प्रिपरेशन ऑफ केमिनोफोर, ठीक है। ध्यान देखना, ये जो केमिनोफोर है ये प्रिपेयर्ड किया जाता है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलुसाइट से। पायरोलुसाइट क्या होता है, ये MnO2 होता है, आई बात समझ में। कल का लेक्चर अगर जो लोग देखे होंगे मेरा, वो MnO2 वो जानते होंगे MnO2 किस फॉर्म में पाया जाता है, वो लैटिस के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक। अगर इसको हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो इसका रिडक्शन होगा, लेकिन बेसिक मीडियम में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। सब कल के लेक्चर में हम बताए थे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, MnO2 को किस में चेंज करना है, KMnO4 में, इसका मतलब हमको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ध्यान दो, ये +4 है, हमको जाना है +7 तक, मतलब ऑक्सीडेशन करना है। अगर ऑक्सीडेशन करना है तो मीडियम कैसा लेना पड़ेगा, आपको बेसिक मीडियम लेना पड़ेगा, आई बात समझ में, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो जो रिएक्शन होना है वो होगा MnO2 प्लस KOH, बेसिक मीडियम लेना है ना हमको क्योंकि ऑक्सीडेशन करवाना है, KOH। अगर ऑक्सीडेशन होगा, ध्यान दो, ये ऑक्सीडेशन होगा अगर इसका, ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे O2 लेते हैं। अरे बात समझ में, ये चेंज होगा किसमें, ये चेंज होगा K2MnO4 में। ध्यान दो, पोटेशियम मैग्नेट में चेंज होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट में नहीं, ठीक। ये तो ये प्रिपरेशन का पहला स्टेप है, स्टेप 1, इसको ध्यान से समझो ये रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, क्योंकि अगर हम मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे तो क्या पता तुम लोग को थोड़ा बहुत ये रिएक्शन याद रह जाए। मैकेनिज्म इसका थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, तुम लोग को ये पूरा याद हो जाएगा। कल हम एक्सप्लेन किए थे कि जो MnO2 होता है वो लैटिस के फॉर्म में होता है, तो अगर हम इसका लैटिस बनाएं, Mn ऑक्सीजन, Mn ऑक्सीजन, Mn,
ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट होता है ना, इस तरीके से, इस तरीके से लैटिस होगा इसका। ये उधर Mn से जुड़ा होगा, ये आगे Mn से जुड़ा होगा उधर, और नीचे वाले ऑक्सीजन भी Mn से जुड़े होंगे। आई बात समझ? हमको इस लैटिस को ब्रेक करना है। अगर हम एसिडिक मीडियम लेते तो ये लैटिस आसानी से ब्रेक हो जाता। अगर हम बेसिक मीडियम लिए हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने से क्या होगा, बॉन्ड पहले से थोड़ा कमजोर होंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ये जो KOH है ये अटैक करता है, इस लैटिस पे अटैक करता है। इसका मतलब इसका जो OH माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये बात समझ में? अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये हर एक मैग्नीज पे जाके अटैक करेगा। हम सिर्फ 2 यूनिट लेके समझाते हैं। हम 1 यूनिट ये ले लेते हैं, तो यहाँ पे OH माइनस जाके अटैक किया इस तरीके से, ठीक है। 2 OH माइनस अटैक करता है। आई बात समझ में? तो यहाँ से ये पार्ट अलग होगा और यहाँ से ये पार्ट अलग होगा, ठीक। हम 2 OH और ले लेते हैं, ठीक है। 2 OH और ले लिए इस तरीके से, यहाँ से ये अलग होगा। 1 OH और ले लिए इस तरीके से, यहाँ से ये अलग होगा। यदि बात समझ में आई? अब देखो बन क्या रहा है, ठीक है। ये पार्ट अलग हो गया, ठीक। तो ये जो मैग्नीज है, इस मैग्नीज से क्या क्या चीज जुड़ी होंगी, इससे क्या जुड़ा, एक OH आके जुड़ा, इस मैग्नीज से एक OH आके जुड़ा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये अगर OH, ये ऑक्सीजन अलग हो गया तो ये दोनों ऑक्सीजन तो लगे होंगे ना इस तरीके से, और एक ऑक्सीजन ये लगा होगा इस तरीके से। आ रही बात समझ में? ठीक, ये पूरा सिस्टम अलग हो गया, ठीक। अब देखो ये अलग हुआ होगा, ये अलग हुआ होगा, और यहाँ पे 2 OH लग गया होगा, मतलब कुछ कुछ ऐसा ही बन गया होगा ये। इस वाले का देखते हैं क्या हुआ होगा, ठीक। ये कुछ इस तरीके से हुआ होगा, Mn ऑक्सीजन, O O O, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, कुछ ही सिस्टम बना होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब इस मैग्नीज से OH लग जाता है, मैग्नीज से OH लग जाता है, तो तुम लोग अगर पुराना लेक्चर मेरा देखते हुए आए होंगे तो हम बताए थे OH क्या होता है, पाई डोनर लिगेंड होता है। ये मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, ठीक है। दूसरी बात ये जब टूटा होगा यहाँ से, देखो ये बॉन्ड जब यहाँ से टूटा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, यहाँ पे क्या होगा, माइनस, यहाँ पे क्या होगा, माइनस, और यहाँ पे भी माइनस आया होगा। अब ये माइनस क्या करेगा, ये माइनस क्या करेगा, ये मैग्नीज पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये भी मैग्नीज पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ये OH क्या करते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मैग्नीज पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो मैग्नीज के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिपेल करना शुरू करेंगे एक दूसरे को। भाई बात समझ में? ये मैग्नीज में यहाँ पे क्या है, +4 है। +4 का मतलब क्या हुआ, D3, ठीक। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फील करना शुरू करेंगे। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फील करना शुरू करेंगे, इससे क्या होगा, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब मैग्नीज क्या होगा, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन होना शुरू करेगा। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको एक्सेप्ट कौन करेगा, उनको एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन। ध्यान दो, ठीक। बॉन्ड ब्रेक होने से क्या हुआ, मैग्नीज पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, और मैग्नीज पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। आ रही बात समझ में? अगर इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुश कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर पुश कर रहा है, तो होगा क्या, ये जो मैग्नीज है ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये OH हो जाएगा और ये OH हो जाएगा, ठीक। अगर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक, और ये OH हो गया तो यहाँ से ये निकलना शुरू करेगा। सही बात समझ में? क्यों हो रहा है अभी बताते हैं। वो दोनों ऑक्सीजन क्यों निकल रहे हैं अभी बता रहे हैं, ठीक। अब ये 2 ऑक्सीजन निकल गए, तो दोनों ऑक्सीजन निकले, एक ऑक्सीजन निकला O- के फॉर्म में, एक ऑक्सीजन निकला O- के फॉर्म में, ठीक। दूसरे केस में भी ये होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डोनेट करेगा, यहाँ डोनेट करेगा, ठीक। तो ये सेम इसके जैसे ही बनना शुरू करेगा, ठीक है। ये भी यूनिट लिख देते हैं, OH Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O।
डबल बॉन्ड हो जाने की वजह से अब इसको इलेक्ट्रॉन निकालना ही निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जो कि यहाँ से निकलेगा। ठीक, 2 ऑक्सीजन है तो दूसरा ऑक्सीजन भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जो कि यहाँ से निकलेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका ये एक्सेप्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसका ये एक्सेप्ट किया। ठीक, तो हमको मिला एक O माइनस ये, एक O माइनस ये। आई बात समझ में। ठीक है, अब ये जो निकला है वो भी 2 O माइनस के फॉर्म में निकला है, ये एक O माइनस के फॉर्म में नहीं, ये 2 O माइनस के फॉर्म में निकला है। ठीक है, तो हमारे पास हो गए 4 O माइनस। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे मैग्नीज पे कितना चार्ज हो गया, यहाँ पे +6 चार्ज हो गया। ठीक है, +6 चार्ज होने की वजह से क्या होता है, ये इसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कम हो जाता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गया तो चार्ज डेंसिटी भी बढ़ जाएगी इसकी। ठीक है, ये इतना छोटा हो जाता है। अब ये 6 ऑक्सीजन अपने आसपास क्या करता है, होल्ड नहीं कर सकता। एटॉमिक रेडियस घटने की वजह से ये 6 ऑक्सीजन अपने आसपास होल्ड नहीं कर सकता। अब इससे क्या होगा, तो अगर ये 6 ऑक्सीजन होल्ड नहीं कर सकता, 2 ऑक्सीजन को निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएंगे। अब इन दोनों OH माइनस का क्या होगा, एक O माइनस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, दूसरा O माइनस क्या करेगा, मतलब ये जो O माइनस है, एक हाइड्रोजन ये निकलेगा, एक हाइड्रोजन ये निकलेगा। अब जो दूसरा OH माइनस O माइनस है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। ठीक, तो 2H प्लस से ये जुड़ गया और 2H प्लस से ये जुड़ गया। ठीक, सारी बात समझ में। तो क्या मिला, 2 वाटर का मॉलिक्यूल मिला। ठीक, तो बना देते हैं इसको। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, ये चेंज हो गया, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस। ठीक, इसके कितने मॉलिक्यूल मिले, इसके मिले 2 मॉलिक्यूल। 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकला, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो हमको क्या मिला, 2 वाटर का मॉलिक्यूल। अब इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का ये होगा कि ये 2 माइनस और ये ऑक्सीजन पे 2 माइनस, ये जो वाटर मिला यहाँ पे, पहले वाटर से ये रिएक्शन करेगा, दूसरे वाटर से ये रिएक्शन करेगा, तो ये इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा, तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा। ये और ये मिलकर क्या बनाएंगे, OH माइनस बनाएंगे, और एक OH माइनस ये जो निकला था, ये इससे मिलकर क्या बनाएंगे, OH माइनस बनाएंगे, और ये जो OH माइनस यहाँ से निकला, तो हमको इस रिएक्शन में फिर से OH माइनस मिल गया। ठीक, अगर तुम लोग को ध्यान हो, एक OH माइनस ये कंज्यूम हुआ, ये कंज्यूम हुआ, एक कंज्यूम ये हुआ, एक कंज्यूम ये हुआ। ठीक है, तो टोटल 4 OH माइनस कंज्यूम हुए और हमको 4 OH माइनस रिएक्शन में वापस मिल गए। इसका मतलब KOH क्या हो रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये जो OH माइनस क्या करेंगे, आगे लेडिस को जाके ब्रेक करेंगे। आ रही इतनी बात समझ में। ठीक है, तो ओवरऑल हम कितनी चीजों को इस्तेमाल करके हम रिएक्शन को समझा रहे हैं। हम 2 MnO2 लिए, आई बात समझ में। KOH कितना लिए, ध्यान दो, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 KOH, आई बात समझ में, 4 KOH। O2 कितना इस्तेमाल हुआ, O2 एक ही इस्तेमाल हुआ। ठीक, K2MnO4, ध्यान दो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना होगा, ये भी 2 ही होगा। ठीक, पूरा हम 2 यूनिट लेके समझा रहे हैं ना। वाटर कितना रिलीज हुआ, 2, ये आई बात समझ में। होगी ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, इसको बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना, आ रही बात समझ में। ठीक है, इस तरीके से पूरी रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक, अब हुआ क्या, अभी हमको पोटेशियम परमैंगनेट नहीं मिला, मतलब KMnO4 नहीं मिला। ठीक है, अब KMnO4 कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, हमको इसको K2MnO4 को KMnO4 में चेंज करना है। परमैंगनेट को मैग्नेट में मैग्नेट को परमैंगनेट में चेंज करना है। ठीक है, तो इसके 2 मेथड है। ठीक, हम पहला मेथड बता रहे हैं और ये सब तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है, जितनी चीजें तुम्हारे सिलेबस में उतना ही डिस्कस कर रहे हैं हम। ध्यान दो, ये जो MnO4 2 माइनस है, MnO4 2 माइनस, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। K2MnO4 को KMnO4 में बदलने का ये फर्स्ट मेथड है। ये और ये सेम चीज है, MnO4 2 माइनस। ठीक है, MnO4 2 माइनस में मैग्नीज पे कौन सा चार्ज है, मैग्नीज पे है +6, आई बात समझ में।
हम यहाँ पे एक मैंगनीज +6 लिख देते हैं और यहाँ पे भी एक मैंगनीज +6 लिख देते हैं। ठीक है, होगा क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक, अब एक चीज यहाँ पे और बता देते हैं, मैंगनीज का +6 जो है ये है D1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आई बात समझ में। और जो D1 होता है वो हाईली अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। तो ये किस में चेंज होने की कोशिश करेगा, ये या तो D0 में चेंज होने की कोशिश करेगा, Mn+7 बनाएगा, या फिर ये चेंज होने की कोशिश करेगा D3 में। ठीक है ना, अगर D0 होगा तो आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा और D3 का लैटिस और CFSC दोनों ज्यादा होता है। ठीक, तो ये बनाएगा Mn का 4+। आई बात समझ में। तो +6 +7 में जाना चाहेगा या फिर +6 +4 में जाना चाहेगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। Mn+6 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये बनेगा Mn का +7। इतनी बात समझ में आई। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो एक्सेप्ट कौन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये। आई बात समझ, ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ये इसको देगा। ध्यान दो, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिला तो 6 में से 2 घट जाएगा, ये बनेगा Mn का 4+। ठीक है, ध्यान दो, 6 का चेंज हो गया 4 में। ठीक, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका रिडक्शन और इसका भी ऑक्सीडेशन। और ये किस में चेंज होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो किस में चेंज होगा, Mn के +7 में। ठीक है, तो ये Mn का +7 जो है ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा KMnO4। ठीक है, और ये क्या बनाएगा, ये भी बनाएगा KMnO4। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Mn का O2। आई बात समझ में। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे का रिएक्शन लिखें तो क्या हो सकता है रिएक्शन, सोच के बताओ। रिएक्शन हो सकता है, हमको कितना Mn का +6 चाहिए, 3 Mn का +6 लगा है ना, मतलब हमको 3K2MnO4 चाहिए, 3K2MnO4 चाहिए। ठीक, इस ये किस में चेंज हुआ, कितने KMnO4 में चेंज हुआ, ये 2 KMnO4 में चेंज हुआ। कितने MnO2 में चेंज हुआ, ये 1 MnO2 में चेंज हुआ। इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, अगर हम दोनों की ओवरऑल रिएक्शन लिखने की कोशिश करें, ठीक, तो पहले स्टेप में हम क्या बनाए, पहले स्टेप में हम बनाए पोटेशियम मैग्नेट। ठीक, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, इस पोटेशियम मैग्नेट का 3 मोल लेके हम क्या करें, हम किए इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2 वाटर का मॉलिक्यूल, साथ में क्या मिलेगा हमको, जो भी बनाए थे 2 KMnO4 प्लस MnO2 और साथ में 4 KOH। इतनी बात समझ में आई ना। ठीक है, देखो ध्यान दो, हो क्या रहा है कि ऑक्सीडेशन 2 बार हुआ है। ठीक है, Mn+6 का 2 Mn+6 एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे थे, इसका मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन से हमको मिला है 2 मोल KMnO4। ठीक, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन से हमको मिला है MnO2। ठीक है, परसेंटेज किसका ज्यादा होगा, ध्यान दो, 3 से हमको 2 KMnO4 मिला है, 3 से हमको 2 KMnO4 मिला है, इसका मतलब ये मिला है हमको 66.6%। और MnO2 कितना मिल रहा है, हमको मिला है 33.3%। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट। इसका मतलब हमारा जो 33% मैग्नीज है वो बर्बाद हो रहा है। इस मेथड से, डिस्प्रोपोर्शनेशन मेथड से, जो 33% मैग्नीज है वो बर्बाद हो रहा है। इस वजह से हम इस वाली मेथड से, इस वाले मेथड से KMnO4 नहीं बनाते हैं। तब क्या करते हैं, तब हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का इस्तेमाल। ठीक है, ये तो कॉमन रहेगा, लेकिन जब ये बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस मेथड से KMnO4 ना बना के हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से बनाते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में कैसे करते हैं, ध्यान दो, थर्ड दूसरे मेथड जो अभी लिखे थे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जानते हो तुम लोग, क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, उसमें ये जो बना इसी को रख देते हैं K2MnO4, या फिर इसको ऐसे लिखें, ये हो जाएगा
O4 माइनस और साथ में इसमें वाटर फिल किए हैं। ये होगा एनोड, ये होगा कैथोड। एनोड को हम किससे जोड़े? प्लस से। कैथोड को किससे जोड़े? माइनस से। ये होगा एनोड, ये होगा कैथोड। आई बात समझ में? अब एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो MnO4 2 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और क्या बन जाएगा? MnO4 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया एनोड पे रिएक्शन। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? वाटर जाएगा कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे होता है रिडक्शन। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। ठीक है, वाटर क्या करेगा? वाटर इलेक्ट्रॉन खाएगा। ठीक है, ध्यान दो, वाटर इलेक्ट्रॉन खाएगा। तो वाटर का H+ खाएगा इलेक्ट्रॉन कि वाटर का OH- खाएगा इलेक्ट्रॉन? OH- तो इलेक्ट्रॉन खाएगा नहीं, वाटर का H+ इलेक्ट्रॉन खाएगा। तो एक वाटर का H+ एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, दूसरे वाटर का H+ दूसरा इलेक्ट्रॉन खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लग गए। ठीक, ये किस में चेंज हो गया? H में चेंज हो गया, ये H में चेंज हो गया। H और H मिलकर क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे H2, H2 गैस। और ये OH- क्या करेंगे? ये OH- ऐसे पड़े रहेंगे। आई बात समझ में? तो H2 2 इलेक्ट्रॉन खा के H2 गैस रिलीज करेगा और OH- बनाएगा। मतलब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? एनोड पे हमको मिलेगा KMnO4 और कैथोड पे हमको मिलेगा H2 गैस। इस रिएक्शन का 2 फायदा है। हमको एक तो प्योर KMnO4 मिल रहा है, दूसरा हमको एक फ्यूल भी मिल रहा है जो कि हाइड्रोजन गैस है। आ रही बात समझ में? तो ये ज्यादा एफिशिएंट मेथड है, इलेक्ट्रोलाइसिस ज्यादा एफिशिएंट मेथड है KMnO4 को प्रिपेयर करने का। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल लेक्चर था, थोड़ा सा टफ था, बट अगर तुम लोग इसको ध्यान से समझोगे तो सारी चीजें तुम लोग को समझ में आ जाएंगी कि बहुत लॉजिकल है। ठीक है, उससे तो अच्छा है कि अब तुम लोग को याद नहीं करना पड़ेगा कोई चीज, 1-2 बार देखोगे तो तुम लोग को हर चीज लॉजिकली समझ में आएगी, कौन सी चीजें कैसे हो रही हैं। सही बात समझ में? और एक बार अगर कोई चीज समझ में आ जाती है तो उसको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर एक बार तुम लोग को डी ब्लॉक समझ में आ गया तो तुम लोग को जिंदगी भर याद रहेगा। बस एक ही बार टाइम देके थोड़ा सा समझना है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो KMnO4 के बारे में हम सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिए। ठीक, सारी चीजें लॉजिकली एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाय बाय।